गुड मॉर्निंग एवरीवन। रट्टा फ्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा मोटिवेशनल क्विट को समझ लेते हैं। जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट। जो आपका फोकस है वो आपके टारगेट, आपके गोल या आपके लक्ष्य पर रहना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी, एक प्यारी सी कहानी से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। महाभारत का समय था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि आज आपकी परीक्षा लेने का दिल कर रहा है, और उनको एक आम के पेड़ के नीचे ले गए। एक ऐसा आम का पेड़ जिस पर रस भरे आम लगे हुए हैं, ऐसे आम की किसी का भी देखकर मन ललचा जाए। उस पेड़ के नीचे ले जाकर गुरुजी ने कहा कि आपका जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, वो है आम की पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख। और बोला कि आप सभी को अपना लक्ष्य पता है। सबने बोला हाँ गुरुजी, हमें अपना लक्ष्य पता है, हमारा लक्ष्य है आम के पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख। नकुल आए। नकुल ने कहा गुरुजी मैं तैयार हूं। गुरुजी ने कहा उठाओ धनुष और लगाओ निशाना और बताओ क्या दिख रहा है। नकुल ने कहा गुरुजी पेड़ दिख रहा है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले पत्तियां दिख रही है। बेटा और क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? गुरुजी चिड़िया दिख रही है। बोले लगाओ निशाना। निशाना लगाया, निशाना चूक गया। फिर बारी थी सहदेव की। सहदेव को बुलाया। सहदेव से भी सेम क्वेश्चन की, बेटा क्या दिख रहा है? बोले आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले लगाओ निशाना। निशाना लगाया, निशाना चूक गया। अब बारी थी युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर से बोला बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? पेड़ पर बैठी चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं। बोले लगाओ निशाना। निशाना लगाया, निशाना चूक गया। अब बारी थी भीम की, जो बहुत देर से चाह रहा था कि मुझे आम मिल जाए, पके पके आम मिल जाए, खाने को मिल जाए। उनसे बोला बेटा क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे तो सिर्फ आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? रस भरे आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? मीठे मीठे आम दिख रहे हैं। गुरुजी ने पूछा बेटा और क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस आम दिख रहे हैं। जल्दी से छोड़ो, मुझे भूख लग रही है, मुझे आम खाने हैं। गुरुजी ने बोला लगाओ निशाना। भीम ने निशाना लगाया तो निशाना पेड़ से काफी दूर जाकर गिरा जाकर। अब बारी थी अर्जुन की। अर्जुन को बुलाया और बोला बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? वो बोले गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी ने पूछा बेटा और क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी बोले बेटा पेड़ दिख रहा है? नहीं गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी ने पूछा बेटा आम दिख रहे हैं? नहीं गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी ने पूछा सच बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने बोला महाराज जी गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी ने बोला लगाओ निशाना। निशाना लगाया, सीधा जाके चिड़िया की आंख पर लगा। अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख पर क्यों लगा? इसलिए कि वो बहुत अच्छा धनुष चलाते थे? नहीं, इसलिए कि उनका फोकस उनके टारगेट पर था। छोटी सी कहानी है, मामूली सी कहानी है, हर किताब में लिखी मिल जाती है, हर किसी को पता है, लेकिन जो इसका मतलब है बहुत बड़ा है। जिसने समझ लिया और अपने टारगेट के लिए फोकस कर लिया वो जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। मैंने क्या कहा? जब आपका फोकस आपके टारगेट पर रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके टारगेट तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लेकिन जहां आपका फोकस आपके टारगेट से हटा, बहुत सारी समस्याएं आपका पीछा करने लगेंगी। देखो दो चीजें होती है, एक होती है समस्या, एक होता है गोल। अगर आप समस्या पे ध्यान दोगे तो गोल से भटक जाओगे। अगर आपको समस्या दिखेगी तो आपको गोल नहीं दिखेगा। लेकिन जिस दिन आपने गोल को देखना शुरू कर दिया, टारगेट को देखना शुरू कर दिया, समस्या आपको नहीं दिखेगी। या तो गोल को देख लो या फिर समस्या को देख लो। इस छोटी सी क्विट के साथ आज अपनी क्लास आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी, आप लोग समझ चुके होंगे कि आज इंडियन इकोनॉमी की क्लास है। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर मैंने दो वीडियोस डाल चुका हूं, जिन पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है उसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं यूनिट फर्स्ट के, उनको देख लेते हैं। जैसे हमने डेवलपिंग कंट्री के बाद जो तीसरा पॉइंट है, सेकंड क्लास में जिन्होंने नहीं देखी आगे जाके देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके कुछ कंसेप्ट है, उनकी बात हो रही है। जो तीसरा कंसेप्ट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। बात ध्यान देना, जिन लोगों को जिन्होंने वीडियो नहीं देखी आगे वाली और उनको कंफ्यूजन हो रहा है तो जाकर देख लीजिए, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तीसरा कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने इसका जिक्र पहले किया था जब मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया था। मैंने बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अंतर होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ के साथ साथ, मतलब इनकम के साथ साथ, मनी के साथ साथ, पैसा के साथ साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट देखा जाता है, सोसाइटी की भी ग्रोथ देखी जाती है। सोसाइटी को एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनकी
हेल्थ क्या है वो देखा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, देश में इनकम आ रही कि नहीं आ रही, इकोनॉमी ग्रो कर रही कि नहीं कर रही, जस्ट इस पे फोकस किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज होना इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, चौथा पॉइंट है बिग पुश अप्रोच। छोटे छोटे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, मैं डीपली समझा रहा हूं बट उतना ही समझाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। बिग पुश अप्रोच का मतलब होता है, बिग मीन्स होता है बड़ा, पुश मीन्स धक्का। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जैसे मान लो मुझे घर बनवाना है, मेरी 1 साल की वेतन आ गई 5 लाख रुपए, मैंने क्या किया घर में लगा दिया, घर की 4 दीवारी बनके रेडी होगी लेकिन रूफ जो छत थी वो नहीं आ पाई, क्या मैं उस घर में शिफ्ट हो सकता हूं? आप बताइए, जैसे आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट आया, आपने क्या किया, उसको लगा दिया, जितना बन रहा है उतना बना लो, आपकी चारों दीवार जो थी वो तो बन के रेडी होगी लेकिन जो रूफ थी, जो छत थी वो नहीं बन पाई, क्या आप उस घर में रहने जाओगे? नहीं जाओगे। आप फिर दोबारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका वेट करोगे, फिर आपने 1 साल वेट किया, आगे आकर इन्वेस्टमेंट आई, फिर आपने क्या किया, छत बनवाई, फिर आपने अगले साल फिटिंग कराई। मतलब आप क्या कर रहे हो, बिट बाय बिट। एक इसमें टर्म है बिट बाय बिट, इसका मतलब ध्यान दो, बिट बाय बिट मतलब होता है जितना आया उतना लगा दिया, जितना आया उतना लगा दिया। और बिग पुश अप्रोच बोलता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपके पास पैसा है, उसको जितना आया उतना ना लगाकर आप उसको कलेक्ट करिए, क्या करिए, कलेक्ट करिए। कलेक्ट करके जब आपके पास सफिशिएंट मनी हो जाए तो आप क्या करो, एक साथ पैसा लगा दो। बिग पुश अप्रोच क्या कहता है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और आपको चाहिए 50 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो आप 10-10 लाख लगाकर 5 साल में वेस्ट मत करो, क्योंकि आप 10 लाख लगाकर कोई बिल्डिंग खड़ी कर दोगे, फिर वो 1 साल तक उस पर धूप पड़ेगी, उस पर बारिश होगी, उस पर बहुत सारी चीजों का प्रहार होगा जिससे कि वो खराब हो जाएगी। तो 10-10 लाख रुपए लगाकर आप उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, आप क्या करो, 50 लाख होने का वेट करो और सीधा एक साथ उस बिल्डिंग को डेवलप कर दो, उस बिल्डिंग को बना दो, जिससे कि उस पर ज्यादा फर्क ना पड़े। तो ये होता है बिग पुश अप्रोच। समझ में आया? इसके कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। इसको फॉर्मुलेटेड मतलब स्थापित किया था रोस्टेन-रोडन ने 1943 में। ठीक है, आपको नोट्स में मिल जाएगा तो पढ़ लेना, उसमें इनको फॉर्मुलेटेड किया था रोस्टेन-रोडन ने। कब? 1943 में। According to this approach, through bit by bit allocation, no economy can move on the path of economic development. इस अप्रोच के हिसाब से जो बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट है, उससे कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती, एक ग्रोथ के रास्ते पर नहीं जा सकती। आपको क्या करना पड़ेगा, जो बिट बाय बिट आप लगा रहे हो उसको इकट्ठा करो और एक साथ लगाओ, एक साथ लगाओ। बात समझ में आई? बिग पुश अप्रोच समझ में आ गया क्या होता है, मतलब बड़ा धक्का। इकोनॉमी को क्या करो, इन्वेस्टमेंट एक साथ दो, जिससे कि जो आप बनाना चाहते हो बन के रेडी हो जाए कुछ समय में। ऐसा ना हो कि आप उसे पेंडिंग कर दो आगे आने वाले सालों में। ठीक है, आगे जो 5वां है वो है पॉवर्टी ट्रैप। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इंडिया में ज्यादा चलता है मोस्टली। अगर इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है तो उसका रीजन है पॉवर्टी ट्रैप। ट्रैप मींस होता है, आप लोग जानते हो, ट्रैप मतलब क्या होता है, ट्रैप मतलब क्या होता है, जब कोई चूहा फंस जाता है, किसमें फंसता है, जाल में। तो ये कौन सा जाल है, पॉवर्टी ट्रैप है, मतलब इंसानों का जाल है। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, गरीबी का जाल। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लो इसका एक सर्कल है, इसकी साइकिल, उसको समझाता हूं। यहाँ पे क्या हुआ, एक बच्चे ने जन्म लिया, एक बच्चे ने जन्म लिया किसमें, पॉवर्टी में। ठीक है, ध्यान देना, एक बच्चे ने जन्म लिया पॉवर्टी में, मतलब गरीबी में जन्म लिया, और उसके बाद उसको डिसएडवांटेज मिले किसके, एजुकेशन के, उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, उसने जब एजुकेशन अच्छी नहीं है तो उसने स्ट्रगल किया जॉब के लिए, मतलब जॉब लेने गया, जॉब नहीं मिली। जब एजुकेशन अच्छी नहीं है, इतनी कॉम्पिटिशन है, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने स्ट्रगल किया जॉब के लिए लेकिन उसको जॉब नहीं मिली, और वो क्या हुआ, पॉवर्टी से बचने में असमर्थ रहा। मतलब उसको जॉब मिल जाती तो वो गरीबी रेखा से आगे बढ़ जाता, अच्छा कमाने लगता, और पॉवर्टी की जो साइकिल थी उसको तोड़ देता। अब यहाँ पे क्या हुआ, जन्म हुआ पॉवर्टी में, अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, पैसा नहीं था, एजुकेशन से अच्छी नहीं थी तो जॉब नहीं मिली, जॉब अच्छी नहीं मिली तो दोबारा से पॉवर्टी में जो उसके पापा काम कर रहे थे गरीबी में वो भी व्यतीत करने लगा। अब जो पॉवर्टी में रहा उसकी जो फैमिली होगी वो भी किस में आ जाएगी, पॉवर्टी में, और फिर वही चीज उनका बेटा होगा उसको
उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, उसको जॉब नहीं मिलेगी, वो भी पॉवर्टी में, उसकी फैमिली पॉवर्टी में, फिर उनका बेटा, मतलब कि ये साइकिल है पॉवर्टी की जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया क्या है पॉवर्टी ट्रैप है। फैमिली टू फैमिली क्या होते हैं, लोग पॉवर्टी में फंसे रहते हैं क्योंकि उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो गया पॉवर्टी ट्रैप। ये था हमारा 5th पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा यूएन डेवलपमेंट डिकेड। यूएन आप जानते हो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जो कि सबसे डेवलप कंट्री है, उसका एक डेवलपमेंट डिकेड है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं अपना 6th पॉइंट, यूएन डेवलपमेंट डिकेड, ठीक है। यूएन मींस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डिकेड। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यूएन की जो जनरल असेंबली थी उसने डिक्लेयर किया था कि ईच डिकेड मतलब 10 सालों में, किसमें 1960, 1970, 1980 और 1990 में इसको देखा गया था। 1960, 70, 80 और 90, मतलब इन हर एक 10 सालों में क्या किया जाएगा, एक डेवलपमेंट डिकेड बनाया जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट को देखेंगे, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट डेवलपमेंट डिकेड था वो अनाउंस किया गया था प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी द्वारा, जो कि यूएसए के थे 1962 में। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, उनके लिए डीपली पढ़ना जरूरी है। अगर आप बीकॉम की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ समझना है कि यूएन डेवलपमेंट डिकेड होता क्या है, ठीक है। आगे पॉइंट है, For 21st century, the Millennium Development Goals were adopted at the UN Millennium Summit in 2020. अब ध्यान दो, यूएन डेवलपमेंट डिकेड क्या होता है, 10 साल के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना होती है ना, 5 साल की जो योजना थी, पंचवर्षीय योजना आपने सुना होगा, ठीक है, तो 5 ईयर प्लान, तो वैसे ही यहाँ 10 साल का डेवलपमेंट डिकेड बनाया था, यूएन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसमें क्या था, 1960 से लेकर 70, 80, 90 इन 4 सालों में क्या हुआ था, इस डिकेड से काम लिया गया था, इससे देखा गया था कि कंट्री डेवलपमेंट हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन बाद में 2000 में आकर इसको हटा दिया गया और दूसरा एक चीज रखी गई है जिसका नाम है मिलेनियम समिट। जिसका नाम क्या है, मिलेनियम समिट, ठीक है। इसको 2000 से लागू कर दिया गया। तो यूएन डेवलपमेंट डिकेड वही है कि 10 साल में आपकी कंट्री कितना ग्रो कर रही है। यूएन द्वारा स्टार्टअप किया गया था। अगर इसमें क्वेश्चन आता आप लिख सकते हो कि 1960, 70, 80, 90 में इसको रखा गया था, लेकिन 2000 में आकर मिलेनियम समिट को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, यूएस द्वारा। बस यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, या फिर आप बात कर लो एनवायरनमेंट की, आपका ये पॉइंट तीनों जगह मिल जाता है। मैंने क्या कहा, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर एनवायरनमेंट हो, ठीक है, आपको ये पॉइंट तीनों जगह मिल जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको सिंपली समझते हैं, मैं इसकी भाषा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको जस्ट समझा दूंगा। सस्टेनेबल मींस वो होता है जिसमें आपको फ्यूचर को देखकर आपको चीजों का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मतलब कि ये अगर आपके पास 20 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, और ये जो पेट्रोल है ये आपके पास लिमिटेड है, और आपको क्या करना है, आने वाले जो आपके फ्यूचर है उनके लिए भी रखना है। आपने क्या किया, 20 लीटर पेट्रोल आपने ही खर्च कर लिया, फ्यूचर वाले जाए भाड़ में। बात समझ में आ रही है कि आपके पास 20 लीटर, में जस्ट दे रहा हूं कि इतने आपके पास रिसोर्सेस हैं, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो कि 20 लीटर आपके पास पेट्रोल है, आपने क्या किया, पूरा यूटिलाइज कर लिया अपने ऊपर, फ्यूचर वालों के बारे में नहीं सोचा कि जो आने वाली जनरेशन है वो क्या करेगी, तो वहां पे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपने तो यूटिलाइज कर लिया भर के, लेकिन जो आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको क्या मिलेगा, वो पॉवर्टी में आ जाएंगे, उनके पास वो रिसोर्स नहीं होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप यूटिलाइज करो, लेकिन ये बात ध्यान में रखकर कि आने वाली जनरेशन को भी गुजारा करना है, आगे आने वाली जनरेशन को भी हम ये जिंदगी जीनी है। समझ में आ गया? इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। Development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need. सिंपल सा मतलब ये है कि जो प्रेजेंट की जनरेशन है उसकी जो नीड्स हैं उसको ऐसे यूटिलाइज किया जाए कि आप कंप्रोमाइजिंग ना करें फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ। अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो 10%, तो ऐसा सोच के करो कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी 10% चाहिए, तो उसी हिसाब से आप अपनी नीड को फुलफिल करो, उसको रिक्वायरमेंट करो जितनी आपको नीड है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 8वां पॉइंट क्या है जो हमने बताया था कि 2000 से शुरू हुआ था, उस पॉइंट को देखते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसे बोलते हैं MDGs। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स विद मेजरिंग टारगेट एंड क्लियर डेडलाइंस फॉर इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल। मतलब कि विश्व के जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या हुआ,
जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक यूएन ने क्या किया, यूएसए ने क्या किया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया। उससे पहले क्या था, डिकेड वाला था यूएन डेवलपमेंट डिकेड, उसको हटाकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया, जिससे कि जो पुअर कंट्रीज है, उनके जो लोग हैं पुअर, उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड उसको बढ़ाया जा सके। इसमें 8 गोल्स पर फोकस किया जाता है। आप उन 8 गोल्स को हमें देखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। 8 गोल्स को देखना है। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब कि जो पॉवर्टी है और हंगर है, जो बहुत ही ज्यादा गरीबी और बहुत ज्यादा भूखमारी है, उसको क्या करना है, इरेडिकेट करना है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, नष्ट कर देना है। पहला गोल क्या है, जो पॉवर्टी है, हंगर है बहुत ही ज्यादा, मतलब लोगों के पास एक वक्त का खाने का भी खाना नहीं है, वैसे लोगों की जो पॉवर्टी है, गरीबी और जो हंगर है, उनको क्या करना है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना है। दूसरे गोल की बात करें तो दूसरा गोल हमारा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। आपको क्या करना है, प्राइमरी एजुकेशन मतलब कि हर स्टूडेंट, हर चाइल्ड के पास कम से कम शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि वो कुछ ना कुछ पढ़ सके। ये नहीं बोल रहे कि हायर एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो एक शिक्षक, मतलब एक इंसान को शिक्षित बनाता है, इतनी शिक्षा होनी चाहिए। जो हमारी प्राइमरी स्कूल्स का स्टार्टअप हुआ है, जो हमें शिक्षा दी जाती है लाइक फ्री में गवर्नमेंट द्वारा, वो इसी पॉलिसी का देन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। तीसरा है कि जो जेंडर इक्वालिटी है, मतलब मेल और फीमेल, ठीक है, महिला पुरुष, इनके बीच में जो इक्वालिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एम्पावर वुमेन, जो वुमेन है उनकी जो ताकतें हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वुमेन्स औरतें किसी से कम नहीं है। तीसरा पॉइंट ये रहा। चौथा जो पॉइंट है वो है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चों की डेथ रेट है उसको कम कर देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पेट में ही लड़की को, जो लड़की बच्ची होती है उसको जन्म देने से पहले ही मार डालते हैं, उसको कम करना चाहिए, मतलब चाइल्ड की जो डेथ रेट है उसको घटाना चाहिए। आगे जो पॉइंट है वो है इंप्रूव मैटरनल, जो मतलब मैटरनल मींस होता है एक वुमेन जब प्रेगनेंसी में होती है, ठीक है, उसकी जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करना चाहिए, जिससे कि जो उसके अंदर बेटा है, जो उसके अंदर संतान है, वो अच्छी, एक बहादुर और एक मतलब एक हेल्दी सन या चाइल्ड को जन्म दे। सिंपल ये है, जो मैटरनल है उसकी जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करना चाहिए, जिससे कि उसके जो कोख में जो बेटा पल रहा है, संतान पल रही है या बेटी पल रही है, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो हेल्थ हो वो अच्छी हो, उसमें कोई कमी ना रहे, ठीक है। आगे जो पॉइंट है वो है कॉम्बैट HIV एड्स। अगला पॉइंट है 6 कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। जो HIV एड्स और मलेरिया और जैसी जो बीमारियां हैं उनसे क्या करना है, कॉम्बैट करना है। कॉम्बैट मींस फाइट करना है, लड़ना है। इसके बाद 7 पॉइंट है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अभी मैंने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जो एनवायरमेंट है उसकी सस्टेनेबिलिटी मतलब कि फ्यूचर जनरेशन को सोचकर हमें अपनी नीड्स फुलफिल करना है, उसी के हिसाब से हमें अपना यूटिलाइजेशन करना है। लास्ट पॉइंट इसका है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि जितनी भी कंट्रियां हैं, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, इन सभी कंट्रियों को पार्टनरशिप मतलब मिलकर काम करना पड़ेगा, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये 8 गोल्स हैं किसके, मिलेनियम समिट जो 2000 में लॉन्च की, किसके द्वारा, यूएसए द्वारा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पॉइंट्स थे, ये किसके थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंसेप्ट। अब हमारा थोड़ा सा पॉइंट और है यूनिट फर्स्ट में, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारी यूनिट फर्स्ट यहां पर ओवर हो जाएगी। ठीक, आगे है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो रही कि नहीं हो रही है। तो इसका पहला पॉइंट है जीएनपी। पहला पॉइंट क्या है, जीएनपी। जीएनपी मींस होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपने जीडीपी पढ़ा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है ये आगे क्लास में पढ़ाऊंगा, अगर नहीं भी टॉपिक होगा तब भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन अभी हमें समझना है जीएनपी क्या होता है। फुल फॉर्म मैंने बता दी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जीएनपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन 1 ईयर। मतलब कि एक देश के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, उसकी जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर जोड़ दो पूरी कंट्री की तो उसे हम बोलते हैं जीएनपी। बात समझ में आ गई। एक कंट्री के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस किया गया है, प्रोडक्शन किया गया है, उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है उससे बोलते हैं जीएनपी, मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है।
आगे देखते हैं इसमें, जीएनपी इज मेजर्ड इन यूएस डॉलर, इसको यूएस डॉलर में मेजरमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जिससे कि दूसरी कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जीएनपी को मेजर कैसे करते हैं? यूएस डॉलर में। हर एक कंट्री यूएस डॉलर में मेजरमेंट करती है, जिससे कि हमें अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप रुपीज में करोगे, बहुत जगह रुपीज नहीं चलता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रुपीज में आपने किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, यूएस डॉलर में। तो कन्वर्जन हटाने के लिए कि दूसरी कंट्री से कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूएस डॉलर में ही कन्वर्ट करते हैं, इसको यूएस डॉलर में ही दिखाते हैं जीएनपी को। ठीक है, तो इतना ही था जीएनपी के लिए। जीएनपी क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री द्वारा प्रोड्यूस की गई है, उनकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है, जो कीमत है, उसको टोटल कर लो एक कंट्री को, उसे हम बोलते हैं जीएनपी। इसको मेजर किसमें किया जाता है? यूएस डॉलर में। क्यों किया जाता है? जिससे कि और कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन किया जा सके। बात समझ में आ गई? दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो ये कैसे इफेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अब ग्रोथ होगी किसी भी, जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 4 लोगों को देने हैं, तो आराम से 25-25 रुपए मिल जाएंगे। वहीं आपके पास 100 रुपए हैं, 10 लोगों को देने हैं, तो 10-10 रुपए मिलेंगे। आपके पास 100 रुपए हैं, 20 लोगों को देने हैं, तो 5-5 मिलेंगे। आपके पास 100 रुपए हैं, 50 लोगों को देने हैं, 2-2 मिलेंगे। मतलब कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रिसोर्सेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कम होता जाएगा, एक इंसान के पास कम पहुंचेगा, और जब कम पहुंचेगा तो उनको उसका यूटिलाइजेशन भी कम मिलेगा, और उनकी जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कैसी होगी? डाउन होगी। बात समझ में आ रही है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करती है? हाइजर पॉपुलेशन मींस लेजर रिसोर्स पर कैपिटा। वही कि हाइजर पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उसका मतलब है कि जो पर कैपिटा है, मतलब जितना रिसोर्स दिया जा रहा है, वो कैसा होगा? कम होता जाएगा। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतना पर कैपिटा रिसोर्स क्या होगा? कम होगा। मतलब पर हेड एक इंसान को रिसोर्स कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है, आगे पॉइंट है, हाई पॉपुलेशन में पुट फर्दर स्ट्रेन और द नेचुरल रिसोर्सेज, फूड सप्लाईज, फ्यूल सप्लाईज, एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फूड सप्लाई है, फ्यूल सप्लाई है, या फिर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब नेचुरल सोर्सेज जो हमें नेचुरल के द्वारा मिलते हैं रिसोर्स, वो। फूड सप्लाई मतलब जो फूड सप्लाई किया जा रहा है लोगों को, वो। फ्यूल सप्लाई पेट्रोल डीजल को सप्लाई किया जा रहा है, वो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, इसमें क्या होगी? गिरावट होगी। ठीक है, अगर जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन सब में क्या होगा? फर्क पड़ेगा, इनमें गिरावट पड़ेगी, गिरावट आएगी। इसलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इफेक्ट करती है। आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला जो पॉइंट है उसका देखो, इसमें और 2 पॉइंट थे, उनको मैंने नहीं लिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, या फिर आपकी जो भी एग्जाम्स आती है, पूछ सकते हैं। सिलेबस बहुत सारा होता है, पेपर छोटा होता है, ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चंस कम होते हैं और सिलेबस बहुत सारा होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जो पूछ सकता है, मैंने वो पॉइंट्स लिए हैं और उनको आपको बताया है। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब HDI। ये क्या कहता है? The Human Development Index measures each country's social and economic development by focusing on the following 3 factors। जो Human Development Index ये क्या करता है? हर एक कंट्री का 3 फैक्टर्स पर फोकस करके ह्यूमन डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को देखता है कि कितना किस कंट्री में ग्रोथ हुआ है। जैसे मैं बात करूं, मेजर करता है। जैसे बात करूं, पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे मान लो कि अगर आप हंगर में, पॉवर्टी में नहीं रह रहे हो, अच्छी आप लाइफ जी रहे हो, तो जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जैसे अभी 60 साल होती है एक इंसान की एवरेज लाइफ, वो आपकी बढ़ भी सकती है। हमने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है, मतलब कि वो आज भी वैसे लगते हैं जैसे 20 साल के। लाइक अक्षय कुमार देख लो, अनिल कपूर देख लो। वो क्यों है? क्योंकि उनके पास सुविधाएं हैं, उनके पास फूड है, वो अच्छा खाते हैं, अच्छी उनकी केयर होती है, तो उससे क्या हो रहा है? उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी जा रही है। ठीक है, जब आपके पास हंगर या पॉवर्टी नहीं होगी, तो उस देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कैसी होगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वहीं आपके पास हंगर है, पॉवर्टी है, इंसान पहले से ही मरा जा रहा है, 20 साल की उम्र में बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो वो आने वाले कुछ 20 सालों में, मतलब 40 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाएगी, जिससे कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कैसी होगी? कम होगी। तो पहला पॉइंट क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। दूसरा है एजुकेशन। अगर जिस देश की डेवलपमेंट की बात करें, अगर उसकी एजुकेशन अच्छी है, अच्छी है, तो वो देश डेवलप करेगा, क्योंकि जो उसकी ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसी होगी? स्किल्ड होगी, और वो कहीं पे जाके जॉब कर सकती है, किसी भी कंट्री में जाकर, या फिर खुद का बिजनेस कर सकती है। बात समझ में आ रही है? तो पहला था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है रियल जीएनपी पर कैपिटा। मतलब कि रियल जीएनपी पर
कैपिटा, ठीक है, जो आपकी जीएनपी है पर कैपिटा, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है पर कैपिटा, अगर एक इंसान का निकाला जाए तो कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। जब आपका पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जीएनपी इंक्रीज होगा तो कंट्री का जीएनपी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। और जहां जीएनपी इंक्रीज हुआ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है। तो इन तीन चीजों पर क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर किया जाता है। इसमें इतने पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इसके बाद एक और है उसको देख लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो डिटरमिनेंट्स हैं, अगर हम उन पर फोकस कर लें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुधारा जा सकता है। पहला है कैपिटल फॉर्मेशन, डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेडिंग है, ठीक है, लिखूंगा नहीं, आपको बोल रहा हूं, आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसे पढ़ लेना। पहला है कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में सर हमने बहुत सुना है, इसके बारे में सर हमने बहुत सुना है, आपने पहले क्लास में बोला था कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। कैपिटल मींस होता है मनी, एक कंट्री के पास कितना कैपिटल है वो आपको दर्शाता है कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कि जैसे मान लो कि इस साल आपके पास 10 करोड़ रुपए थे, अगले साल आपके पास 12 करोड़ रुपए हो गए, तो आपने क्या किया, 2 करोड़ रुपए को फॉर्म कर लिया। मतलब जो आपकी कैपिटल है वो इंक्रीज होकर 2 करोड़ और बढ़ गई, आपने कैपिटल फॉर्मेशन कितने का किया, 2 करोड़ एक्स्ट्रा कर लिया है। बात समझ में आ रही है। तो जब आपका कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा एक्स्ट्रा, जब आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, आप क्या करोगे, डिमांड और सप्लाई पर फोकस करोगे, ठीक है। जिस कंट्री का प्रोडक्शन अच्छा होगा उसका तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अब मान लो मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूं, तो खर्च होने ही होने हैं, उसमें बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, कब, जब मैं अपने प्रोडक्शन पर फोकस करूंगा, ठीक है। तो कंट्री के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। कैपिटल इंक्लूड्स द स्टॉक ऑफ मशीन्स, जो मशीन्स है उनका स्टॉक भी कैपिटल में आता है। उसके बाद टूल्स, जो टूल्स हैं वो भी आता है। इक्विपमेंट जितने भी यूज होते हैं वो भी आता है। इंप्रूवमेंट इन स्किल फॉर्मेशन, अगर आप अपने लेबर्स की जो वर्कर्स हैं उनका स्किल फॉर्मेशन में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसे दिल्ली ने किया था। दिल्ली ने क्या किया था, जो उनके टीचर्स थे सरकारी, उनको क्या किया, बाहर भेजा, फॉरेन में भेजा और उनको स्किल डेवलप कराई। और आज उनकी स्किल डेवलप से उस शहर में बहुत सारे लोगों को, उस जिले में या फिर बोल सकते हैं उस स्टेट में बहुत सारे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, या फिर आपके जो वर्कर्स है उनका स्किल डेवलपमेंट भी आपके कैपिटल फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। दूसरा पॉइंट है कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। अब सर ये क्या होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो, जस्ट सिंपल समझ लो, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब आपको कोई भी चीज, एक चीज बनानी है, उसके लिए आपने कितना कैपिटल, मतलब कि कितना आपने उसमें मनी इन्वेस्ट किया है, उसे बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। बात समझ में आ रही है। जैसे आपको एक बैग बनाना है, ठीक है, उसमें आपने 80 रुपए लागत लगाई, तो आपका 80 रुपए वो क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है। क्लियरेंस हुआ। उसमें आपकी मशीनरी का डिप्रिसिएशन भी आएगा, वर्कर्स की सैलरी भी आएगी। मतलब कि सब जोड़कर आपको एक प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, उसे बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। पास वन में आ गई, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स आप जानते हो, ह्यूमन रिसोर्स मतलब रिसोर्स मींस मैंने बताया था आपको कि जिसका यूटिलाइजेशन किसी काम को करने में पड़े। ह्यूमन मींस इंसान, इंसान रूपी रिसोर्स का मतलब होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो, अगर देखो सिंपल सा मैंने आगे बताया था कि अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन वहीं आपने क्या किया, पॉपुलेशन को स्किल्ड कर दिया, एजुकेट कर दिया, तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी होने वाला है। मैंने क्या कहा, अगर आपके कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है लेकिन आप उसको स्किल्ड करते जा रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड करते जा रहे हो, उनको खुद के पैरों पर खड़े होने जैसा बनाते जा रहे हो, तो आपको उतना मतलब ग्रोथ भी करने को मिलेगा, आपको उतनी ग्रोथ भी होगी। सर वो कैसे, देखो हर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स। क्यों होता है, इसलिए होता है कि किसी भी फैक्ट्री में जाओगे आपको वर्कर्स की नीड पड़ेगी, कहीं भी जाओगे आपको वर्कर्स की नीड पड़ेगी। जब आपके पास वर्कर्स सफिशिएंट है, वर्कर्स आपके पास बहुत अमाउंट में है, तो आप फैक्ट्रीज डालोगे, इंडस्ट्रीज डालोगे, आपके पास इंडस्ट्रीज के लिए वर्कर्स हैं, आपको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। देखो बहुत सारी कंट्रियां जहाँ पे हमारे इंडिया के लोग जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, कभी आपने देखा है यूएसए से यहाँ पे
कोई वर्कर देखा है कि यूएसए से यहाँ पे आया और किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा? नहीं देखा, क्योंकि उनके वहां पर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। हमारे यहाँ से लोग वहां पे जाते हैं, उनकी कंपनी हमारे यहाँ से लेबर्स को लेती है, स्वीपर भी हमारे यहाँ से जाता है, इंडस्ट्री में काम करने वाला यहाँ से जाता है, सीईओ यहाँ से जाता है, मतलब कि हमारे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए यूएसए वाले हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं। वहां पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इसलिए वहां पर वर्कर्स यहाँ से बुलाए जा रहे हैं। जब आपकी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, आप उनको जॉब प्रोवाइड करोगे, क्या होगा, आपकी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड है, अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स आप एजुकेटेड है, तो आपको बहुत प्रॉफिट भी होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स में यही है, ठीक है। अगला है टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ इसका लास्ट पॉइंट है, डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट पॉइंट है टेक्निकल नो हाउ, जो मैंने पहले दो क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ पॉइंट्स जो मैंने जिन पर फोकस किया है वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि मैं किस पॉइंट पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। जिन पॉइंट पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है टेक्निकल नो हाउ। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मैं आपको समझाना चाहूं टेक्निकल नो हाउ क्या है, तो सिंपल सा मतलब है जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपकी मशीनरी है, ठीक है, उनको गाइड करने के लिए, उनके बारे में नॉलेज देने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए आपने क्या किया, एक टेक्निकल टीम बनाई, जिससे कि आपकी जो टेक्नोलॉजी, जो मशीनरी, उनका अच्छे से वर्क होता रहे। बस इसे ही बोलते हैं टेक्निकल नो हाउ। इसकी पढ़ लेते हैं लैंग्वेज। इट मीन्स द बॉडी ऑफ accumulate knowledge and experience in any technical field, मतलब किसी भी टेक्निकल फील्ड में एक बॉडी बनाई गई है जो क्या करती है, एक्यूमुलेट करती है, और उन पे क्या है, एक्सपीरियंस है, किसके लिए, टेक्निकल जो नॉलेज है उसका, और वो क्या करती है, फॉर डूइंग और एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो क्या करती है, कोई एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करती है या फिर डू करती है, मतलब कि एक एक्टिविटी को करने के लिए कोई एक आपने टेक्निकल बॉडी को आपने मतलब बनाया है, जिससे कि जो प्रोसेस है टेक्निकली वो क्या हो, अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके, वो उसको देख रेख कर सके। सिंपल सा ये है कि टेक्नोलॉजी या मशीनरी को जज करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसके बारे में सही से गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आपने क्या किया, टेक्निकल बॉडीज को रखा है, जिससे कि उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। देखो हर किसी को, जैसे मान लो वर्कर जो 10th फेल है, वो कंपनी में काम कर रहा है, उसको मशीनरी के बारे में नहीं पता, अगर आपके वहां पर टेक्निकल बॉडी नहीं है तो वहां पे फॉल्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फॉल्ट हुआ, वर्कर ने उसे सही नहीं कर पाया, अगर वहीं पे टेक्निकल बॉडी होती, उनको पता है फॉल्ट हुआ तो उसका रीजन क्या, और वो उसको वहां पे फिक्स कर सकते हैं, फिक्स कर देंगे, प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, फिक्स नहीं कर पाया प्रोडक्शन रुक जाएगा, और जहां पे प्रोडक्शन रुका मतलब की ग्रोथ डाउन। इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, पूरी कंट्री का होता है, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट बनती, बड़ी प्यारी थी। मैंने टाइम कम लिया, बट मैं चाहता था कि इसको अच्छे से समझाऊं, लेकिन टाइम कम था, और भी यूनिट्स हैं, ठीक है। यूनिट 1 में जितने भी कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट थे, मोस्टली मैंने इसमें सब डिस्कस किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। और जो भी एग्जाम में आएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने बोला आने वाले हैं, तो आप जब आपकी एग्जाम आए देख लेना, आपको 2 क्वेश्चन पक्का इससे मिलने वाले हैं। 3 क्लासेस मैंने डाल दी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, यूनिट 1 की। आगे जो आने वाली यूनिट है उसमें से जो जो मसाला है, मतलब जो जो क्रीम है, वही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो बेस्ट है उसको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नोट्स लिखने पड़ते हैं, हर चीज करनी पड़ती है, तो मैं भी वही लिखूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको एग्जामिनर एग्जाम में दे सकता है, जितने भी आ सकते हैं, जिनकी उम्मीद आने की, उन पर फोकस करूंगा, जिनकी उम्मीद नहीं आने की उन पर बिल्कुल फोकस नहीं करने वाला, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया, बट इसको समझाना जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। वैसे आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का डेवलपमेंट के लिए। पहला क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ, जो एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पर, ठीक है। दूसरा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है किस पर डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पर। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल का यहाँ पे वर्ड क्यों लिया गया, जिससे कि जो पब्लिक है उसको भी बेनिफिट हो और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बात समझ में आ रही है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जिससे पब्लिक लोग, जो जनता है, उसको भी फायदा हो। अगला पॉइंट है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स है उनका इफिशिएंस यूटिलाइजेशन होगा, अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, कब, जब गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा किसमें, डेवलपमेंट में। अगला पॉइंट है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर,
जब गवर्नमेंट होगी तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर होगा, और जब लॉ एंड ऑर्डर होगा तो वहां पे इसको मेंटेन भी किया जाएगा। तो गवर्नमेंट में क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है किसी भी कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब कि रिच और पुअर में रिसोर्सेज का एलोकेशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जस्टिस के साथ, न्याय के साथ किया जाता है। मतलब कि आप रिच को पूरा नहीं दे सकते और पुअर को छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर रिच को दे रहे तो पुअर को भी दो। बहुत सारी पॉलिसीज होती है जिसमें लोगों को फ्री राशन बांटा जाता है, जो गरीब है उनको, क्योंकि अमीर के पास है तो उसमें क्या करते हैं, हम जस्टिस करते हैं, गरीबों को दे रहे हैं और अमीरों को नहीं दे रहे। जैसे मान लो आप करोड़पति हैं तो आपसे जो इनकम टैक्स होता है वो लिया जाता है। आपकी सैलरी 15,000 है तो आपसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि आपकी इनकम ही कम है। जिनकी इनकम ज्यादा उनसे पैसे लेकर गरीबों में बांटे जाते हैं, उसे बोलते हैं सोशल जस्टिस, मतलब सोशल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस। ठीक है, तो ये आपके रोल से गवर्नमेंट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है ओवर। आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। आगे आने वाली क्लासेस में मैं जस्ट जो इंपॉर्टेंट है उन पर ही फोकस करूंगा, जो आपकी एग्जाम्स के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में अगर आपको इंडियन इकोनॉमी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उन पॉइंट से आएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू।